तो हमारे साथ इस खास पेशकश में इस समय पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ और फाउंडिंग पार्टनर आचार्य बालकृष्ण जी मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर इस खास पेशकश में। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और आप इस समय मौजूद हैं देश के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क पर, जी मीडिया पर, और सबसे ज़्यादा हिंदी दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। मैं पिछले 10-12 साल से मार्केट्स देख रहा हूँ, स्टॉक मार्केट्स। ये आप पहली ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है, लेकिन बाकी जितने लिस्टेड प्लेयर्स हैं भारतीय स्टॉक मार्केट के या फिर दुनिया भर के भी जो एफएमसीजी के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन सबको आपकी स्ट्रैटेजी, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी रणनीति सभी पर काफ़ी कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। आपका व्यू क्या है? हमारा तो काम करना ही हमारा लक्ष्य है। हम अपने लक्ष्य को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से उसको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। इसके अतिरिक्त हमारा कहीं कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है और नहीं हमें कोई किसी से कोई ऐसी कोई चिंता या कंपटीशन, हम ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करते। नहीं सर, चिंता तो आपसे है, बाकी कंपनियों को, आपको कंपनी से चिंता नहीं है। लेकिन मैं देश के सबसे बड़े नहीं, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही महसूस करता हूँ जी भैया। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए कि पहले ये जो एफएमसीजी कंपनीज थी या जो पूरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ पहले से ही स्थापित कंपनियाँ थी, उनके पास कोई ऐसा कंपटीटर नहीं था या ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा के लिए कोई उनके सामने कोई नहीं था। अभी यदि प्रतिस्पर्धा में कोई होता है, लोगों के लिए भी हमारे देश का, इसको आप सौभाग्य कहें चाहे दुर्भाग्य कहें, कि लोगों की अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चीज़ें हमको चाहिए उनके पास विकल्प नहीं था। उत्पाद के लिए सेलेक्टेड कंपनियां थी। यदि पतंजलि विकल्प बनकर के उभरा है तो निश्चित रूप से यह देश के लिए शुभ है, शकुन भरा है और देश के लोगों के लिए भी अभी एक अच्छा विकल्प सामने है। और इन कंपनियों के लिए भी जो पहले से काम कर रही थी, उनके लिए अब यह हुआ कि सिर्फ बहका करके नहीं, प्रोपोगेंडा करके नहीं या किसी तरह से छलबल से नहीं, अभी हमको टेक्नोलॉजी से और क्वालिटी से और प्राइस से अब हमको कंपटीशन करना होगा। उसके लिए पतंजलि है और बेहतर क्वालिटी की चीज़ों को और कम मूल्य पर यदि ये उपलब्ध कराती हैं तो ये देश के लिए भी शकुन भरा है और उनके लिए भी अच्छा है कि अब आपको लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप में यदि क्वालिटी होगा और प्राइस ठीक होगा तो लोग आपको स्वीकार करेंगे। देश बहुत बड़ा है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपनी क्वालिटी को ठीक करने की, अपनी प्राइस को ठीक करने की और लोगों के भरोसे को दोबारा प्राप्त करने की। बिल्कुल आचार्य जी, इनफैक्ट इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है। मोदी सरकार के आने के बाद भी हमने देखा कई सारे अभियान सरकार की तरफ से लॉन्च हुए, जिसमें एक बहुत बड़ा और बहुत एम्बिशियस अभियान था मेक इन इंडिया का। मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया का पतंजलि से बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है या फिर एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, शुरू में जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स थे वो कुछ हद तक डिनायल में रह रहे थे पतंजलि को लेकर कि इनका बेस छोटा है इसलिए इतने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक के बाद एक ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक गलत साबित हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी उन्हें कुछ दिक्कतें नहीं हैं या फिर शक नहीं है, लेकिन दिस लिविंग इन डिनायल समवेयर बैकफायर्ड ऑन देम। अब यहाँ से आगे आपके लिए भी चैलेंज तो है इस बेस पर, इस लेवल पर और इतने वॉल्यूम के साथ अपनी सप्लाई चेन मैनेज करना, नए नए प्लांट्स लगाना, देश भर में आपके प्रोडक्ट्स को पहुँचाना, बिकॉज डिमांड तो काफ़ी है, वो हमने देख लिया, वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आप कैसे करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम लोग जिन चीज़ों को हम बना रहे हैं या जो चीज़ दिखाई देती है, लोगों को सामने की चीज़ दिखती है। लोगों को लगता है कि पतंजलि निश्चित रूप से बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, परंतु उस ग्रोथ के पीछे, उस वृद्धि के पीछे हमारी जो पीछे की जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितना भी कार्य होता है, जितनी भी टीम होती है, वो जनरली लोगों को कम दिखता है। वो हमारा स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होता है, हमारी योजना का वह एक अंग होता है।
और निश्चित रूप से मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे पास ऐसी टीम है, ऐसे हमारे पास कार्यकर्ता हैं और देश के लोगों का भरोसा है। और हम लोगों की जो योजना है वो सर्वांगीण रूप से हम लोग योजना बनाते हैं, न केवल सिर्फ मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अभी तो क्वालिटी के लिए, हर चीज़ के लिए हम उसी तरह से बढ़ते हैं। यदि आप हर एंगल से यदि अपने आप को फोकस नहीं करते हैं, हर ढंग से आप अपने आप को नहीं विचार करते हैं, तो वृद्धि एक जगह जा कर के या तो वो रुक जाएगी या तो फिर एक तरह से वो सिस्टम कॉलेप्स होने की या वो ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो वो हम बहुत पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। उसी ध्यान के तहत हम सारी योजनाओं को बना करके हम लोग कार्य को करते हैं। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि क्वालिटी वगैरह के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहीं हो सकता है कि क्लरिकल मिस्टेक हो या कहीं हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो। इसके अतिरिक्त जो हमारा इंटेंशन है, हमारे लिए पहले देश है, उसके बाद और भी कुछ है। तो इसीलिए हमारे लिए देश की जो सेवा की भावना से, स्वदेशी की भावना से और लोगों को अच्छे उत्पाद उपलब्ध कराने की भावना से यह अभियान प्रारंभ हुआ है। और उसी शर्त के साथ, उसी संकल्प के साथ, उसी भरोसे और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य जी, एक बात बताइए, अब आपका जो प्रोडक्शन बेस है इस समय, अगले 5 साल की योजना क्या है आपकी? आप इसे क्या अगले 5 साल में दोगुना करना चाहेंगे, 3 गुना करना चाहेंगे? अब विजिबिलिटी क्या कहती है इस समय? पतंजलि की योजना पंचवर्षीय नहीं होती है, प्रति वर्ष वाली योजना होती है। दोगुना हमको हर साल करना है। आप 5 साल की योजना लेके बैठ गए, तो हम लोग प्रति वर्ष हमारा लक्ष्य है कि जितना हमने इस साल किया अगले साल हम डबल करेंगे, डबल से ज़्यादा करेंगे। और उसी तरह से हमारी योजना है, हमारी प्लानिंग है और उसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, तो फिर ये मानकर चलते हैं कि अगले 1 साल में भी आपकी जो कैपेसिटी है वो डबल होगी। आचार्य जी, जो थ्रस्ट है, अब एक तो देखिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हेल्थ केयर सेगमेंट है और दूसरा एफएमसीजी के प्योर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, और इन दोनों में ही आपकी प्रोडक्ट रेंज जो है वो काफ़ी विस्तृत है। अब ऐसे कौन सी कैटेगरीज हैं, मैं पहले एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप आगे चल के एंटर करना चाहेंगे या फिर जो कि आपके रडार पर है, जहां पर आप अगले 1-2 क्वार्टर में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं? जी, लास्ट वाला शब्द नहीं सुन पाया जी। जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हैं आपके, या फिर नए उत्पाद आप कौन सी श्रेणी में लाना चाहेंगे? जितनी चीज़ें अभी हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा तो हमारा जो फोकस है अभी हम लोग, क्योंकि अपनी पूरी टीम को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उन्हीं उत्पाद को अभी कई जगह से बनाने की योजना बना रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों की नॉर्थ ईस्ट में अभी हमने नया प्लांट शुरू कर दिया है। इसी तरह से अभी हम महाराष्ट्र में शुरू करने वाले हैं, नोएडा में शुरू करने वाले हैं, साउथ में भी शुरू करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी शुरू करने वाले हैं। कई जगह पर कई चीज़ों की हम यूनिट लगा रहे हैं बड़े बड़े लेवल पर, और पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और पूरी टीम को हम बढ़ा रहे हैं। तो पहले हम ये फोकस करेंगे, जैसे आपने कहा कि सेल्स और मार्केटिंग का और जो पूरा सेटअप है, उसके लिए अभी हमको और भी काम करने की आवश्यकता है। तो जहाँ जहाँ पर जिन जिन चीज़ों के लिए ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, उसको करते हुए फिर हम देखेंगे आवश्यकता के अनुसार जो नए नए प्रोडक्ट, जो रेंज हमको नए लाना है, जो भी हमको काम करना है, हम उसको अच्छी तरह से करेंगे। थोड़ी सी समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि शीघ्रता के लिए भी समय की आवश्यकता होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उसी नियम के तहत हम पूरी तेज़ी से चल रहे हैं, पर जितनी समय की आवश्यकता उसके लिए होती है उतनी आवश्यकता तो होगी ही। बिल्कुल। आचार्य जी, इस 2016 में एक बड़ी घटना हुई थी, डीमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी। उसके बाद एक बिजनेस चैनल के लिहाज से हमने कई कंपनी से बातचीत की, जिसमें एफएमसीजी कंपनीज भी थी बहुत सारी। बड़ा ही मिक्स्ड व्यू था कि कुछ ने कहा कि अच्छा कदम है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ी दिक्कत है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो रही है, सप्लायर्स को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें थी इस तरह की। हालांकि वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने एक तो ये जो इस तरह की छोटी दिक्कतें थी उससे कैसे निपटा, और दूसरा नोटबंदी पर आपका व्यू क्या था? ये निश्चित रूप से देश के लिए बहुत शुभ हुआ है। उसका परिणाम अभी आना शुरू होगा, अभी तो एक प्रारंभ है। और इसीलिए हमको जो नोटबंदी वाला जो अभियान था, उसको हमको प्रशंसा भी करना चाहिए। बहुत बड़ा निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था राजनीतिक रूप से। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। ये आगे आने वाले समय के लिए इसका बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। और उसका यदि थोड़ा बहुत आंशिक रूप से यदि नुकसान भी हो जाए,
हम उसको नुकसान इसलिए नहीं समझते क्योंकि पतंजलि के लिए, जैसे मैंने कहा, हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र की उन्नति के लिए मैं कहता हूं कि पतंजलि के कंपनी के नुकसान नहीं, कंपनी को पूरा लगा देना पड़े तो भी हम तैयार बैठे हैं, इसलिए हमको कोई फर्क पड़ा नहीं है। जहाँ तक हमारी सेल्स वगैरह की बात है, कितने सेल में फ़र्क पड़ा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा कुछ दिन के लिए। हालांकि हमारी रिपोर्ट तो दूसरी थी कि हमारे सेल तो बढ़ गया था। क्यों बढ़ा? क्योंकि जब नोट कम होते हैं, नोटबंदी होती है, तो लोगों के पास जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वही चीज़ खरीदते हैं, अनावश्यक जो फालतू चीज़ें हैं वो खरीदना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पतंजलि की जो चीज़ है वो आवश्यकता की चीज़ है, वो सिर्फ फैशन की और फालतू की चीज़ नहीं है। यह भी इससे जो है ना सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे लिए कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, और हम उस चीज़ के लिए जो सरकार की नीतियाँ हैं, पॉलिसियाँ हैं, जो भी देश हित के लिए होगा, राष्ट्र हित के लिए होगा, चाहे उससे संस्थान का नुकसान क्यों ना हो, हम हमेशा प्रशंसा करेंगे, उन नीतियों को हम प्रोत्साहित करेंगे और इन नीतियों के लिए हम सहयोग करेंगे। क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है कि देश बनेगा तो हम बनेंगे, देश बचेगा तो हम बचेंगे। तो राष्ट्र हित को आगे रखते हुए यदि हम काम करेंगे तो अपना काम भी अच्छा होगा, देश के लोगों का भी भला होगा और राष्ट्र की उन्नति भी होगी। यही हमारी सोच है और इसी सोच से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल आचार्य जी, ये जो देश हित की आपने बात की, अब हाल ही में कई सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से कई कदम लिए गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनकी तरफ से भी बिहार के बाद घोषणा हुई है कि वहाँ पर चरणबद्ध तरीके से शराब की बंदी की जाएगी। ये सेहत से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और एक बहुत बड़ी समस्या भी है, खासकर कई ग्रामीण इलाकों में। आपका निजी व्यू इस पर क्या है, जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं शराबबंदी के या फिर इस तरह के अलग अलग प्रोहिबिशन के? ये पहले उठा लेना चाहिए था, मैं ऐसा मानता हूँ कि विलंब से उठाया गया सही कदम है। यदि ये चीज़ें पहले से हो जाती, क्योंकि हमको बहुत पीड़ा देती है। एक तरफ तो सरकारें जो है ये चीज़ों को बंद करती है और दूसरी तरफ इस तरह का एडवर्टाइज वगैरह करती हैं कि जिससे कि उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो जिस तरह से बंद किया है, इसी तरह से दूसरी तरह से भी हमको इनको हतोत्साहित करने के लिए जितनी भी उपाय हो सकते हैं, जितने भी उसके लिए चीज़ें हो सकती हैं, उनको भी हमको करना चाहिए। आचार्य जी, मैं जीएसटी की बात करना चाहूँगा क्योंकि ये स्वतंत्र भारत का जहाँ तक टैक्स ढांचा है उससे जुड़ा एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है। पिछले कई दिनों से इसकी बातचीत कई एफएमसीजी कंपनीज के साथ हमारी हुई है, लगातार हो रही है। अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग रणनीति अपनाई है। हमने देखा है HUL ने कुछ दाम बढ़ाए हैं इस एंटिसिपेशन में कि शायद हो सकता है उन्हें हिट लेना पड़े जीएसटी रोल आउट होने के बाद। PNG ने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम घटाए हैं। एक दो कंपनीज जिनसे हमारी बात हुई थी जैसे डाबर, उनका ये व्यू था कि जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआत में हो सकता है जो वॉल्यूम है वो गिरे थोड़ा। आपका व्यू क्या है, आपका असेसमेंट क्या कहता है जीएसटी रोल आउट पर? अभी हम लोगों की जो सोच है या जो हमारे लोग थोड़ा सा जो टेक्निकली जिसका जो लोग अभी वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारी यह सोच है कि जीएसटी भी आगे आने वाले समय के लिए जो इंस्पेक्टर राज है कि आदमी ईमानदारी से काम करते हुए भी बहुत सारी जगह पर कहीं ना कहीं परेशानी होती थी और हमको सारा जो अपना ऑडिट वगैरह के लिए जितनी परेशानियां और चीज़ों के लिए जितना जटिल प्रक्रिया थी, हमारी जो टैक्सेशन की जटिल प्रक्रिया को सुगम करने के क्षेत्र में इससे बेहतरीन और कोई उपाय नहीं हो सकता था। उस उपाय को करने के लिए भी हमारी बिल्कुल सरकार के प्रति हम बिल्कुल धन्यवाद हैं, माननीय जेटली जी के प्रति या उनकी पूरी टीम के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। परंतु उसमें जो मेरी एक जो सोच है, व्यक्तिगत रूप से हमने निवेदन भी किया है, डिपार्टमेंट तक हमने अपनी जानकारी भी पहुंचाई है कि जितने भी जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं या जो कृषि उत्पाद हैं या कृषि उत्पाद से बनने वाली जो चीज़ हैं, क्योंकि सरकार की एक नीति है कि वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, फूड प्रोसेसिंग जो मेगा फूड पार्क वगैरह के लिए ये प्रोत्साहन के लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं। तो जीएसटी के अंदर भी ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए जिन चीज़ों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। टैक्सेशन का जो लोड है, बोझ है, वो कम होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा लोगों का ध्यान जाएगा और उसका ज़्यादा पैदा करना शुरू करेंगे। तो जो रॉ मटेरियल का डिमांड ज़्यादा होने से, जैसे टमाटर है या आलू है या ऐसी कोई भी चीज़ है जो कृषि उत्पाद है, जो किसान बेचारा कई बार उसको फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बेचने के लिए उसको कहीं जगह नहीं मिलती है। यदि प्रोसेसिंग के लिए यदि उसका टैक्सेशन में रिलीफ मिल जाएगा, जीएसटी में यदि उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा तो वो लोग क्या है कि उस फील्ड में जाएंगे, उससे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ों में एक बार लागू होने के बाद में हो सकता है कुछ चीज़ें दोबारा सुधार और करेक्शन की आवश्यकता हो, परंतु हम मानते हैं
कि अंततः उसका जो लाभ है वो देश को मिलेगा, देश की जनता को मिलेगा। ये जो 3 प्रकार के टैक्स स्लैब्स की बात की गई है जीएसटी के ढांचे के तहत, हालांकि फाइनल रेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इसमें एक असेसमेंट ये भी है कि जो रोज़ाना ज़रूरत की जो चीज़ें हैं एक आम आदमी की या फिर आम भारतीय की, करीब करीब 70% चीज़ें सस्ती होंगी जीएसटी के बाद, या फिर कम से कम उनके दाम बढ़ेंगे नहीं, कम होने की संभावना ज़्यादा है। ये जो प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर है 3 स्लैब्स का, इस पर क्या विचार है आपका? नहीं, हमको लगता है कि मूल्य, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा हमको संशय है, विशेष कर करके जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एफएमसीजी में यदि हम बात करें तो एक तो प्रोडक्ट बनता है, उसके अंदर जड़ी बूटियाँ ज़्यादा यूज होती हैं, एक तरफ केमिकल से बनाया जाता है, तो जो केमिकल वाला जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज़्यादा भी हो जाएगा, तो फिर भी क्योंकि इससे किसानों को तो लाभ नहीं मिल रहा है। यदि ये हर्बल वाली जड़ी बूटी वाली का यदि प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या है कि फिर उसका जो बेनिफिट किसानों को जो मिल रहा था वो उत्साहित ना हो पाने की वजह से उसका लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। तो उन चीज़ों में जो थोड़ा सा लगता है, हालांकि इसमें जटिलता होती है जब एक ही तरह की जो प्रोडक्ट होते हैं, कि जैसे हमने मान लीजिए टूथपेस्ट बनाया, हमारे टूथपेस्ट में यदि अधिकतम जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, दूसरा टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें जड़ी बूटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो जो एंड यूज़ तो उसका टूथपेस्ट के रूप में ही होता है, परंतु प्रोसेस के अंदर जो रॉ मटेरियल है उसको रॉ मटेरियल के रूप में यदि हम जाते हैं तो उसको कैसे किया जाएगा, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न है। अभी उसका अभी सही समाधान, सही स्थिति का हमको पता नहीं है, तो उसका ज़रूर फर्क पड़ेगा। बाकी मैं समझता हूँ कि और किसी चीज़ का कोई ऐसा नकारात्मक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जीएसटी से, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और ये इनफैक्ट जब जेटली जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यही संकेत दिए थे कि दरअसल रोल आउट होने के 5-6 महीने बाद अगर हम देखेंगे तो इससे उल्टा कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। आचार्य जी, आपके लिए इस समय डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर हम देखें या फिर आउटरीच के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ी चैलेंज, वन ऑफ द चैलेंजेस है इस समय देश के कोने कोने में आपके प्रोडक्ट्स को पहुंचाना। अब जाहिर सी बात है, डिमांड ज़्यादा है तो ये समस्या तो रहती है। ये जो 2-3 रीजन आपने बताया, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, नोएडा है, यहाँ पर ये जो एडिशनल कैपेसिटी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये कब तक शुरू हो जाने की संभावना है? तेजपुर में हमारा बहुत बड़ा प्लांट शुरू हो चुका है, हम लोगों ने प्रोडक्शन वहाँ स्टार्ट कर दिया है, और बाकी जगह पर भी हम इसी वर्ष सब जगह पर, मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे नोएडा की हो, चाहे वह नागपुर की हो, तीनों जगह पर हमारे प्रोडक्शन यूनिट इसी वर्ष शुरू हो जाएंगे और हम बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू करेंगे। उसमें विशेष करके फूड वाले जो आइटम है, हमारे जूस वाले आइटम है, इसी तरह से महाराष्ट्र में डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक रही कि जैसे आपने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती है, और उस चुनौती को भी हम बखूबी सही ढंग से हम उसका समाधान करेंगे और लोगों को सही चीज़ें सही समय पर सही मूल्य पर मिल सके, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आचार्य, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स की आपने बात की, एक तो इस पर मैं पहले बात करना चाहूँगा कि ये देश भर में जैसे फ़िलहाल दूध बिकता है अमूल का या फिर बाकी कंपनीज़ का, इस तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज है वो पूरे देश में कब तक उपलब्ध करा पाएंगे आप? अभी हम लोग उसके लिए योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल कार्य इसलिए है क्योंकि हम लोग विशेष करके गाय के दूध के ऊपर फोकस्ड हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्रांतों में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गाय का दूध और भैंस के दूध का अलग अलग कलेक्शन की व्यवस्था ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ व्यवस्था है, जैसे महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है, और वहाँ पर थोड़ी प्योरिटी को लेकर के भी मैं ये मानता हूँ कि नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा में वहाँ पर थोड़ी शुद्धता भी ठीक है। और हमको क्योंकि फार्मर से लेकर के और कलेक्शन से लेकर के प्रोसेसिंग तक की जो लाइन है, हम लोगों ने पूरी टीम लगा दी है, उसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो पूरी टीम काम कर रही है, तो उसके बाद में जितना हमारा नेटवर्क बनता जाएगा उतनी ही चीज़ों को हम मार्केटिंग करेंगे, हम उतनी ही पैकिंग करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम जो भी करें अपने ही चैनल से, अपने ही नेटवर्क से हम लोग काम करें। क्योंकि जैसा अभी घी के लिए भी, क्योंकि पतंजलि के घी के डिमांड की वजह से अभी घी जो बटर का मूल्य है, पहले हम लोग जाते थे, गाय के बटर को कोई लेने को तैयार नहीं होता था। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हमको एक्सेस बटर मिलता था। अभी ऐसी स्थिति आ गई कि बटर का रेट दुगुना हो गया, क्योंकि घी का रेट हमको उस हिसाब से बढ़ाना पड़ता। तो लोग कहते हैं कि बाबा जी का घी बिकना शुरू हो गया, तो घी का रेट उन्होंने बढ़ा दिया। वस्तु तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल पर काफ़ी निर्भर करता है। शुद्धता हम ध्यान रखते हैं, हम कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह की परेशानी आती है। तो अभी दूध का भी, क्योंकि गाय का दूध का भी आप देख रहे हैं बाजार में एक डिमांड और मार्केट में एक रुचि बनी है,
तो हम उसी तरह से योजना बना रहे हैं कि बाज़ार में जाएं तो उपलब्धता भी रहे और लोगों को सही चीज़ और सही मूल्य पर भी रहे। तो हर तरह से हमको सोचना और योजना बनानी पड़ती है। और जो हमारा प्लांट लग रहा है वो फुली ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे हैं हम, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये इस साल हो जाएगा क्या, एटलीस्ट इन इलाकों में जो आपने अभी जो रीजन आपने बताया उसमें? इस साल हो जाएगा। खंड दूध, देखिए दूध हम शुरू कर रहे हैं, दूध हम महाराष्ट्र से ही शुरू करेंगे पहले, क्योंकि उधर से हम पैकिंग करके उधर ही एरिया में शुरू करेंगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे देश के अन्य शहरों में या अन्य प्रांतों में हम शुरू करेंगे। दूसरा एक जो अहम घोषणा आपकी तरफ से हुई थी वो थी टेक्सटाइल में, खासकर डेनिम में एंट्री करने की। वो किस स्टेज में है उसका लॉन्च? वो अभी, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा था कि वस्त्र के लिए हम पूरे देश को वस्त्र पहनाने के लिए, और क्योंकि कॉटन से संबंधित जो वो भी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसको लेकर के हम लोग अभी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा अभी समय की आवश्यकता और लगेगी, समय की ज़रूरत है, और हम काम कर रहे हैं। और जब करेंगे तो उसको बेहतरीन ढंग से और अच्छी तरह से करेंगे। और वस्त्र के लिए हमारी यह सोच है कि वह भी बहुत ही बढ़िया हो और सस्ते हों और आम जनता तक हम उसको लेकर के पहुंच सके, ये हमारी योजना है। आचार्य जी, एक अब क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि भारतीय जो अब दुनिया भर में हर 7वां व्यक्ति जो है वो भारतीय होता है बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, और भारतीय आबादी जो है बाकी देशों में भी अच्छे खासे पैमाने पर बसी हुई है, खासकर यूरोप में या फिर मिडिल ईस्ट में, यूएसए में, कनाडा में। अब यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स, जो लोग वहाँ से भारत आते हैं वो काफ़ी उत्सुक होते हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए, डिमांड भी कुछ हद तक होती है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कोई योजना है आपकी? क्योंकि आपके कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो विदेशी बाज़ारों में दे फेस एंट्री बैरियर बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेशन इश्यू, क्वालिटी इश्यू। इस पर क्या योजना है आपकी? नहीं, हमारे को अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग उसके लिए हर रोज़ लगभग कई लोग संपर्क में हैं और संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो हमारा देश के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए हमारा ज़्यादा फोकस था। और अभी आने वाले समय में हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए नागपुर के अंदर जो SCZ है उसके अंदर हम लोगों ने बहुत बड़ी अभी जगह ली है और हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो वो भी 1 वर्ष के अंदर अंदर हम बहुत बड़ी यूनिट, यानी कि हिंदुस्तान की, जैसे आपने कहा कि जो मेक इन इंडिया वाले जो एक जो लक्ष्य हम पतंजलि पूरा कर रहा है, उसमें भी अब हम ये भी चाहते हैं कि जैसे दुनिया में पहले देश के अंदर एक अवधारणा थी कि विदेशी कंपनी मतलब अच्छी चीज़ें, स्वदेशी मतलब घटिया चीज़ें, अब वो मानसिकता बदल रही है। लोग ये मान रहे हैं कि स्वदेशी मतलब सस्ता भी, स्वदेशी मतलब अच्छा भी। और हम ये भी चाहते हैं कि मेक इन इंडिया मतलब बाहर, जैसे विदेशों के अंदर मेड इन इंडिया की जब बात आती है तो कहते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं। आगे आने वाले समय में लोग भारत के प्रोडक्ट को खोज करके प्रयोग करें, हम ये चाहते हैं। इसके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम बना रहे हैं और हम पूरा एक रिसर्च के लिए बहुत बड़ा सेटअप हम बना चुके हैं। और हम हमारे जो आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, हमारे फूड के जो खाद्य उत्पाद हैं, उस क्वालिटी का हम बनाएंगे कि जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजे और भारत की जो क्वालिटी का और भारत की गुणवत्ता का पूरी दुनिया के लोग लोहा माने। इसी भावना से हम काम कर रहे हैं और आने वाले, मैं समझता हूँ कि इसी वर्ष के अंदर हम लोग उसको प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। चलिए, 2 सवाल बस आखिरी होंगे। मुझे पता है मैं आपका काफ़ी वक्त ले रहा हूँ आचार्य जी, लेकिन एक तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ एक प्रोडक्ट्स जैसे पतंजलि का हनी है या फिर च्यवनप्राश है, कुछ एक दवाइयाँ जो थी आपकी, उसके प्रति कई आपत्तियाँ US FDA या फिर अलग अलग एजेंसीज की तरफ से आई। कुछ एक तो खैर कंपनियों का प्रोपेगेंडा भी था इसके खिलाफ में, प्रोपेगेंडा चलाना कि ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। तो इसे आप कैसे एड्रेस करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये सारी जो चीज़ें, जी बोलिए जी, इसमें मैं निवेदन कर दूँ। देखो, जैसे हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारी पूरी टीम है, हम बहुत ही क्वालिटी के ऊपर कॉन्शियस हैं, बहुत सावधानी से सब चीज़ों को बनाते हैं। प्रोपेगेंडा तो लोग करेंगे क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो अपनी हमारी क्वालिटी से जब मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमारे प्राइस से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो षड्यंत्र से उसका मुकाबला करने का प्रयास करेंगे। ये एक असफल प्रयास होता है, वो लंबे समय तक नहीं चलता है। क्योंकि देश के लोग जानते हैं किसी के सही कहने से कोई चीज़ सही नहीं होती है, किसी के गलत कहने से चीज़ गलत नहीं होती है। क्योंकि हमारे तो घी में तक लोगों ने फफूंद लगा दिए थे, और आपको मैं बता दूं कि घी और तेल में कभी फफूंद नहीं लगता। फफूंद लगे तो घी या तेल होता नहीं है। बाकी गुणवत्ता में कम या ज़्यादा हो सकता, पर फफूंद कभी नहीं आता है। एक कॉमन सेंस वाली बात है। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट को लेकर के भी इस तरह की बातें आएंगी। और मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा
कि मेरे लिए मेरा देश मेरा परिवार है और हम परिवार का कभी अहित नहीं सोचेंगे। इसलिए पतंजलि जो भी लेकर के आएगा, वो यदि हमने शहद कहा है, हमारे जितने भी ऐड वगैरह आपने देखे होंगे जो हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, हम प्रोडक्ट की गुण की ही बात करते हैं। हमने स्वप्न दिखा करके, सब्ज बाग दिखा करके, भय दिखा करके, लोगों को भ्रमित कर करके प्रोडक्ट नहीं बेचे हैं। हमने अपने उत्पाद के गुणों को बता करके, उनकी शुद्धता को बता करके हमने लोगों में अपना विश्वास बनाया है। तो वही हमारी ताकत है, वही हमारी शक्ति है, यही शक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। उसी शक्ति के बलबूते पर पूरा देश आज हमारे पर भरोसा करते हैं। इसलिए आप भरोसा करिए और हम अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं और हम करेंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल होगा, इससे ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा आचार्य जी। एक तो ये जो आपने कहा कि अगले 1 साल में नागपुर SEZ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना शुरू होगा, तो सबसे पहले वो कौन से देश में जाएंगे? क्या US में होगा, यूरोप में होगा, कनाडा में होगा? और दूसरा, ये जो स्वदेशी की मुहिम है आपकी, वो अपने आप में काफ़ी रोचक है आचार्य जी। जो दूसरा पहलू है मेरे सवाल का, वो है कि स्वदेशी की जो आपकी मुहिम है वो काफ़ी रोचक है। इससे कई लोगों को रोज़गार मिल रहा है, भारतीय प्रोडक्ट्स की छवि सुधर रही है। अब सवाल आता है भारतीय निवेशकों का। पतंजलि की जो इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, इसका फ़ायदा भारतीय निवेशकों को क्या मिलेगा? क्या आप IPO प्लान करेंगे? देश के जो निवेशक हैं, एक आम रिटेल इन्वेस्टर जो है देश का, जो कई बार छला जाता है, ठगा जाता है, फंस जाता है कई कंपनीज़ में, क्या उनके लिए आप पब्लिक इश्यू लेकर आएंगे? अभी तो फिलहाल तो ऐसा कोई विचार इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हम देश के लिए ही कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम पूरी आनंद से, मस्ती से करते हैं। क्योंकि हमारे को यदि प्राइस हमको कम भी रखना हो या हमारा टारगेट है, जिस तरह से हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, अपने हिसाब से काम करना हो, हमारी जो फीलिंग अभी ऐसा है कि हमारी जो स्वतंत्रता है कहीं वो बाधित ना हो जाए। स्वतंत्रता में भी हमारी विशेष की जो देश हित की जो भावना है, आज हम मिनिमम मार्जिन पर या कम से कम MRP पर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमको इस बात की चिंता नहीं है कि हमको टर्नओवर के ऊपर कितना प्रॉफिट रहेगा, कितना मार्जिन रहेगा। तो कल के दिन में जब कोई आदमी इस भावना से जुड़ता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसका मुझे ज़्यादा मिले, तो कहीं उनका हित भी बाधित ना हो और हमारी जो काम करने के शैली के आनंद के हिसाब से हम लोग ज़्यादा काम कर सकें। इसलिए अभी इस तरह की कोई योजना हम नहीं बना रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि कार्य को एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। अभी हम इस पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो पहली बात तो यह है, इसके लिए हम पूरी जी जान से लगे हैं। और जहाँ तक प्रोडक्ट की बात रही, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, अभी भी हम लोग यूरोप कंट्रीज़ में हैं, USA वगैरह में भी हैं, अरब कंट्रीज़ में भी हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, लगभग हर देश में हमारा उत्पाद अभी भी जाता है, परंतु हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं मार्केटिंग के हिसाब से या सेल के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने या तो उत्पाद भी नहीं है अभी, और हम चाहते हैं कि उसके लिए एक अलग से यूनिट बना करके बड़े लेवल पर काम करें। अभी हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वक्त दिया एंड शुभकामनाएं भी आने वाले वक्त के लिए। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। GST के आसपास फिर से आपसे बात करेंगे।